नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर सन 2024 आज आहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में सुबह शाम हो रहा है ठंड का एहसास, आज से मौसम में बदलाव संभव, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार किसानों को बिना गारंटी के दे रही है लोन, आप भी कर सकते हैं ऐसे आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में नौकरी ज्वाइनिंग करने के लिए लगाई अजीबोगरीब शर्तें, देना होगा ये शपथ पत्र। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब फ्री में कर सकेंगे सफर, बस करना होगा ये काम। दिव्यांगों को बड़ी सौगात, ऐसे लोगों को मिलेगी 5,000 रुपये महीना पेंशन, बताएंगे पूरी खबर। HCS अजय चोपड़ा होंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए सचिव। पानीपत पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सिविल अस्पताल की जुटाई जानकारी, अधिकारियों के साथ की बैठक, बोली पहले मोस्ट अर्जेंट जरूरत होगी पूरी। सरकारी नौकरी अपडेट, NTPC में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, 40,000 रुपये सैलरी के साथ HRA और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। हरियाणा में INLD से चुनाव चिन्ह छीनने की आई नौबत, 5 में से कोई भी शर्त पूरी नहीं कर पाई पार्टी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा, नायब सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा इसका लाभ। दम घोटू हवा से त्रस्त हुआ हरियाणा का ये जिला, AQI पहुंचा 500 के पार, बने इमरजेंसी जैसे हालात। और 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत, दोनों नेताओं ने 50 मिनट चर्चा की। ब्रिक्स में PM बोले थे आतंक पर दोहरे रवैये की जगह नहीं है। और अब खबरें विस्तार से। पिछले एक सप्ताह से हरियाणा के मौसम में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। ठंड की शुरुआत भी देरी से हुई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इससे पहले आज यानी 24 अक्टूबर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि अगले महीने के पहले सप्ताह में ठंड का आगमन हो जाए। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ समय गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। आज से मौसम करवट ले सकता है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ही जॉब दी जाएगी। हालांकि बाद में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, बोर्ड, संस्थान से कृषि विज्ञान में BSc की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 27 साल। सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। उम्मीदवारों को कंपनी की ओर से आवास, HRA, खुद के साथ साथ जीवन साथी, 2 बच्चों और आश्रित माता पिता के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2024 रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल की तरफ से तुरंत प्रभाव से HCS अधिकारी की नियुक्ति की गई है। बता दें कि HCS अजय चोपड़ा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव नियुक्त किए गए हैं। इस संदर्भ में एक नोटिस भी जारी किया गया है। यह नोटिस 23 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार अजय चोपड़ा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव होंगे। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद बोर्ड में सचिव के अजय कुमार के रूप में ये पहली नियुक्ति है। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सचिव की पोस्ट खाली थी। अजय कुमार बोर्ड सचिव के साथ साथ CEO जिला परिषद भिवानी का काम भी देखेंगे। बता दें कि HCS अधिकारी अजय चोपड़ा की पहली पोस्टिंग हिसार में बतौर GM रोडवेज के तौर पर हुई थी। वे मूल रूप से रोहतक के रहने वाले हैं। इससे पहले वे फतेहाबाद में अतिरिक्त उपायुक्त का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कुछ समय पहले इनका ट्रांसफर भिवानी हो गया था। अब वे भिवानी बोर्ड में अपनी सेवाएं देंगे। हरियाणा में अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD पर एक और बड़ी मुश्किल आन खड़ी हो गई है। बता दें कि पार्टी का चुनाव चिन्ह चश्मा किसी भी वक्त छीन सकता है। ऐसा हुआ तो पार्टी 2029 का विधानसभा चुनाव अपने चुनाव चिन्ह यानी चश्मे पर नहीं लड़ पाएगी। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने भले ही 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन पार्टी इलेक्शन कमीशन के चुनाव चिन्ह
बचाने के 5 नियमों में से किसी भी एक को पूरा नहीं कर पाई है। पार्टी को 6% से कम वोट हासिल हुए हैं। चुनाव चिन्ह बचाने के लिए ये 5 नियम जो जरूरी हैं वो इस प्रकार से हैं। विधानसभा की 2 सीटों पर जीत के साथ साथ 6% वोट हासिल करना या 6% वोट या फिर सांसद की सीट पर जीत। वहीं 8% वोट हासिल करना, 25 सांसदों में से 1 सांसद, 3% प्रत्याशी चुनावी रण में हो और तीनों जीत कर आए हों। कभी हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहने वाली चौटाला परिवार की INLD में वर्तमान में अपना राजनीतिक वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब चुनाव चिन्ह बचाने की एक और चुनौती से निपटना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में यदि चुनाव चिन्ह छीनने की बात आई तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। वहीं इस संबंध में अभय चौटाला से बात की गई तो उन्होंने इसे बकवास बताया। मानसून सीजन के जाने के बाद जैसे ही सर्दियों के मौसम का आगमन होता है, वैसे ही हर साल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करना शुरू कर देती है। दिल्ली, NCR, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में यह समस्या और भी अधिक विकट रूप धारण कर लेती है। वर्तमान में बात करें तो यही समस्या सामने आ रही है। हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ और त्वचा संबंधी समस्याएं भी सामने आना शुरू हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में तो प्रदूषण के चलते हालात काफी बिगड़ चुके हैं। हरियाणा के GT रोड से लगते जिलों में प्रदूषण खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मंगलवार तक पराली जलाने के मामलों में कमी जरूर हुई है। इसके बावजूद प्रदेश का पानीपत जिला गैस चैम्बर बना हुआ है। यहाँ AQI 500 को पार कर चुका है। इसे अति गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं 17 जिले ऐसे हैं जहाँ AQI 300 से ऊपर चला गया है। इसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। कुरुक्षेत्र जिले में भी AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई जिलों समेत दिल्ली, NCR में ग्रेप 2 की पाबंदी लागू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही ग्रेप 3 की पाबंदियां भी लागू की जा सकती है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी यानी BJP सरकार ने त्योहारी सीजन पर सरकारी कर्मचारियों को दीपावली तोहफे के रूप में सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है, यानी DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी पेंशन धारकों को भी सरकार ने दीपावली गिफ्ट दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इसका भुगतान आगामी वेतन और पेंशन के साथ ही किया जाएगा। ये आदेश 1 जुलाई 2024 से प्रभावी रहेंगे। वहीं त्योहारी सीजन पर सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से बीते महीने में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इनमें से कुछ विषयों के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है, मगर कुछ विषय अभी भी रहते हैं जिनके लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा के लिए पूरा कैलेंडर जारी किया गया है कि किस दिन और किस सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद खामी नजर आ रही है। बता दें कि 4 सब्जेक्ट जिनमें हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और आयुर्वेदिक मेडिकल सब्जेक्ट शामिल है, जिनके लिए परीक्षा की तारीख 17 अक्टूबर व 20 अक्टूबर तय की गई थी। 20 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया और इस बारे में एक नोटिस जारी कर दिया गया। बता दें कि परीक्षा की तिथि बदलने के पीछे आयोग ने एडमिनिस्ट्रेशन कारण बताया है। उसके बाद परीक्षा को रीशेड्यूल किया गया और जानकारी दी गई कि अब परीक्षा 3 नवंबर को आयोजित होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से फिर से एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार यह कहा गया है कि परीक्षा फिर से स्थगित कर दी गई है और आगे आने वाले आदेश तक परीक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। युवाओं द्वारा कहा जा रहा है कि आयोग ने उनकी परीक्षा को बिना किसी ठोस कारण बताए पोस्टपोन कर दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों में की जा रही नियुक्तियों में एक और अजीबोगरीब शर्त लगाई जा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग कॉलेजों में की जा रही नियुक्तियों में नौकरी ज्वाइन करने से पहले कर्मचारियों से शपथ पत्र लिया जा रहा है। यह नियुक्ति अस्थायी होगी। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन करानी होगी। कोई प्रमाण पत्र झूठा या फिर नकली मिला तो नियुक्ति रद्द हो जाएगी। इसके साथ ही कार्रवाई भी होगी। यदि नवनियुक्त कर्मचारी की शादी हो चुकी है तो उसे शपथ पत्र देना होगा कि शादी के समय दहेज नहीं लिया। शपथ पत्र को पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर करवाकर सत्यापित भी कराना अनिवार्य होगा। यदि नवनियुक्त कर्मचारी अविवाहित है तो उसे शपथ पत्र देना होगा कि शादी करते समय दहेज नहीं लूंगा, न दहेज के रूप में किसी सामान की डिमांड करूंगा और न ही दहेज स्वीकार करूंगा। पहली पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रखूंगा। नवनियुक्त कर्मचारियों को शपथ पत्र में देना होगा कि नई पेंशन स्कीम को अपनाएंगे। वहीं 15 दिन के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब प्रदेशवासी हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यानी फ्री सफर कर सकते हैं। प्रदेश सरकार यात्रियों को 1000 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री में करा रही है। इसका फायदा रोजाना हजारों यात्री उठा रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हैप्पी कार्ड बनवाना होगा। दरअसल मध्यम वर्ग परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का ट्रेवलिंग पर खर्चा काफी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को दिखाकर यात्री फ्री में सफर कर सकेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना उन लोगों के लिए है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय
1 लाख रुपए है या फिर उससे कम है, आप CSC सेंटर पर जाकर इसे अप्लाई करवा सकते हैं। बता दें कि साल 2024 में हरियाणा सरकार ने अपने हैप्पी कार्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीब लोगों को हरियाणा रोडवेज के बसों में मुफ्त यात्रा करानी है। इसके लिए परिवहन निगम की ओर से एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड को ही हैप्पी कार्ड कहते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इनमें से एक है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को बिना किसी गारंटी के 1,80,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि PKCC बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,783 रुपए, तो जबकि भैंस के लिए 60,249 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक या किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक की तरफ से KYC करवाना होगा। KYC के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा। अपने बैंक में जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के सत्यापन करने के बाद आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर अभी से दिखने लगा है, जिसकी वजह से कई राज्यों के तटीय इलाकों में बारिश के साथ साथ मौसम में बदलाव देखने को भी मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा पर पड़ेगा। करीब आधे राज्य में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तूफान अभी 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तूफान दाना के 24 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। ये 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह कभी भी ओडिशा के पुरी जिले और पश्चिम बंगाल के सागर नाम के टापू, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले में है, के बीच टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तूफान के गंभीर असर की आशंका वाले 14 जिलों के सभी स्कूल कॉलेज के 25 अक्टूबर तक छुट्टी कर दी गई है। इन जिलों के 10 लाख लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई है। इसके अलावा ओडिशा में 150 और बंगाल में 198 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। करीब 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं। पुरी में 3,000 से ज्यादा पर्यटकों को वापस घर भेजा गया है और होटल बुकिंग अगले 4 दिनों तक रोक दी गई है। तूफान की वजहों से ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा यानी OPSC 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आगे बढ़ा दी गई है। यह परीक्षा 27 अक्टूबर को होनी थी। साइक्लोन के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी NDRF की टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। साथ ही सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजस्थान के प्रमुख धर्म स्थलों और मंदिरों में से एक है श्री खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आ रही है। जयपुर और सीकर के बीच बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में श्याम बाबा के दर्शनों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मंदिर कमेटी की ओर से तय किया गया है कि 20 घंटे से ज्यादा समय के लिए श्री श्याम बाबा के दर्शन यानी कपाट बंद रहेंगे। सभी श्याम भक्तों को सूचित किया जाता है कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में मंदिर में साफ सफाई की जाएगी। इस कारण दिनांक 24/10/2024 यानी आज रात्रि 10 बजे से लेकर दिनांक 25/10/2024 को सायंकाल 6:15 बजे तक श्री श्याम मंदिर खाटू श्याम जी के कपाट आम दर्शनार्थ बंद रहेंगे। अतः भक्तगण इस समय के उपरांत दर्शन हेतु पधारें और व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करें। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के समय की बात करें तो www.khatushyammandhir.com पर दी गई जानकारी के अनुसार सर्दी के मौसम में सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 4:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं। वहीं गर्मियों के मौसम की बात करें तो सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे और शाम को 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दर्शन होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार ने त्योहारी सीजन पर दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी है। CM आतिशी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपए महीना वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। दिल्ली की आम आदमी सरकार में समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि जिनके पास 60% से अधिक दिव्यांगता की पुष्टि करने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वे 5,000 रुपए महीना पेंशन लेने का हकदार होगा। जल्द ही पात्र व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बाइलेटरल मीटिंग हुई है। मोदी ने कहा है कि सीमा पर शांति रहे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा सकारात्मक ढंग से होगी। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। भारत और चीन को अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों देश अपने विकास के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। PM ने
कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया है, ठीक उसी तरह से हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक अन्य स्पीच में पीएम ने कहा कि ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 5 साल बाद ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है। यह बातचीत ब्रिक्स की मीटिंग से अलग हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है, हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाने की जरूरत है। गाजा और लेबनान में हमें सीज फायर पर जोर देना होगा, तो वहीं यूक्रेन जंग पर उन्होंने कहा कि हमें जल्द संकट का समाधान निकालना होगा। जिनपिंग ने कहा कि हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। बता दें कि अब तक 15 बार ब्रिक्स समिट हो चुकी है, इस बार 16वीं समिट हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 138 अंक की गिरावट के साथ 80,081 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की गिरावट रही और ये 24,435 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, एनर्जी और फार्मा शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर में 3.22% की गिरावट के साथ निफ्टी टॉप लूजर रहा। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 452 रुपए बढ़कर 78,703 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत में भी 779 रुपए की तेजी दिखाई दी और ये 99,151 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 80,220 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।